नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। शिक्षा में ज्ञान देती है, संस्कार देती है और यही शिक्षा का प्रचार प्रसार आपके हाथे होने जा रही है। आप सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं के हाथे होने जा रही है। जी हाँ साथियों, आज के टॉपिक की बात करेंगे, बाल विकास के टॉप 40 प्रश्न की बात करेंगे बाई जायसवाल सर। जी हाँ, बाल विकास का पूरा निचोड़ ये 40 प्रश्न रहने वाले हैं। जो अभी तक एग्जाम देखे हैं, लगातार इन्हीं टॉपिक्स पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसी टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये 40 प्रश्न बाल विकास में आपके 25 प्लस का स्कोर पक्का कर देंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, गोल्डन वीडियो है। एग्जाम के पहले पूरा रट्टा मार लीजिएगा। जी हाँ, तोते की तरह इस 40 प्रश्न को रट लीजिएगा। सिलेक्शन की गारंटी आपकी हो जाएगी, 101% हो जाएगी। जी हाँ, 100 नहीं, 1% एक्स्ट्रा हो जाती है, क्योंकि वो आप लोगों का मेहनत भी 1% छिपा होता है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की कि निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, परावर्ती स्तर, दूरवर्ती स्तर। इसके पहले प्रैक्टिस पेपर चल रहे हैं, प्रैक्टिस सेट। यहाँ पे आई बटन पे आप लोगों को ऑलरेडी लिंक दे दी गई है। सारे प्रैक्टिस पेपर अटेंड कीजिए और सिलेक्शन को पक्का कीजिए। जी हाँ, तो चलिए बाल विकास के टॉप 40 प्रश्नों में से पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। सभी यहाँ पे फीडबैक कीजिएगा कि 40 में से आप लोगों का स्कोर कितना है, फीडबैक कितना है। जी हाँ, पहला प्रश्न कि कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं साथियों, कि स्मृति स्तर हो गया, अवबोध स्तर हो गया, परावर्ती स्तर हो गया। ये तीनों स्तर जो है आपके अधिगम के स्तर हैं, लेकिन दूरवर्ती स्तर आपका नहीं है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका डी ऑप्शन, क्योंकि नेगेटिव पूछा गया है, कौन सा स्तर नहीं है, तो दूरवर्ती स्तर नहीं है। क्योंकि शिक्षण के मुख्यतः 3 स्तर होते हैं, जिसके आधार पर बालकों की शिक्षण प्रक्रिया का क्रियान्वयन किया जाता है, जिसके आधार पर छात्रों का बौद्धिक और मानसिक विकास किया जाता है। ये 3 स्तर आपके हैं। स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल की बात करेंगे, बोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात करेंगे, चिंतन और रिफ्लेक्टिव लेवल की बात करेंगे। जी हाँ, इन्हीं स्तरों को जो है छात्रों की आयु के आधार पर क्रमबद्ध प्रस्तुत किया गया है और इसमें छात्रों के बौद्धिक स्तर एवं उनकी आयु के आधार पर निम्न स्तरों को क्रमबद्ध रूप से अपनाया जाता है। और इन 3 स्तरों से एक प्रश्न आपके एग्जाम पर पूछा गया है। इनमें से मुख्य आपके स्मृति पर, मेमोरी लेवल से प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं कि स्मृति स्तर वह आधार है जिसमें छात्रों के मानसिक स्तर के एक स्मृति पक्ष को आधार बनाकर शिक्षा प्रदान की जाती है। स्मृति स्तर में क्या होता है, मेमोरी लेवल में, इसमें जो है जिसमें छात्रों के मानसिक स्तर के एक स्मृति पक्ष को आधार बनाकर शिक्षा प्रदान की जाती है। यह बाल्यावस्था एवं शिशुआवस्था को में प्रदान करवाई जाती है, क्योंकि इसमें बालक का बौद्धिक विकास अपने शुरुआती दौर में होता है। दूसरा प्रश्न है साथियों कि निम्न में से कौन सा फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? शिक्षक कथन हो गया, छात्र कथन हो गया, अभिभावक कथन हो गया या मौन हो गया। तो इनमें से कौन जो है फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? वह आपकी अभिभावक कथन। जी हाँ, यह फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है। बाकी शिक्षक कथन, छात्र कथन, मौन, ये तीनों जो है फ्लेंडर के अंतःक्रियात्मक विश्लेषण प्रणाली से संबंधित है, लेकिन अभिभावक कथन आपका नहीं है। अगला प्रश्न है कि कौन जो है सृजनात्मकता प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? आपका आयोजन हो गया, उद्भवन हो गया, अभिप्रेरण हो गया, आपका प्रबोधन हो गया। जी हाँ, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम पर पूछा गया प्रश्न है। तो सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है तो क्या नहीं है? आपके अभिप्रेरण। जी हाँ, अभिप्रेरण जो होता है यह सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं होता है। बाकी आयोजन, उद्भवन, प्रबोधन, ये तीनों जो है आपके सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित होते हैं। सृजनात्मक मतलब क्रिएटिविटी की बात करेंगे तो उद्भवन, आयोजन करना, प्रबोधन करना, ये तीनों आपके संबंधित हो जाएंगे, आपका अभिप्रेरण नहीं होगा। चौथा प्रश्न है, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है किसका? व्यक्तित्व का, पढ़ने की दक्षता का, बुद्धि का, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये आपके एग्जाम पर पूछा गया प्रश्न है। जी हाँ, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण किसका मापन करता है? तो सभी जानते हैं बुद्धि का मापन करता है। जी है, अभी दो ही दिन हुए पेपर में और ये प्रश्न सारे उन प्रश्नों को कंबाइन किया है जो आपके एग्जाम पर पूछे गए हैं। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया है? गैसेल ने, हरलाक महोदय जी ने, मेरेडिथ ने दिया है या डगलस और हॉलैंड ने दिया है? जी हाँ, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन आपके हरलाक महोदय जी का है। नोट कर लीजिएगा। जी हाँ, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं
नव, ठीक है, नवीन में नवीन को लाग कर दिया। जी हाँ, नवीन ने नवीन को लाग कर दिया। तो विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। कथन है आपके हरलाख महोदय जी का कथन हो जाएगा। छठवां प्रश्न पियाजे जी से संबंधित है, जो आपके एग्जाम पर पूछा गया प्रश्न है। जीन पियाजे जी के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था कौन सी कहलाती है? तो सभी जानते हैं संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था मूल संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। जीन पियाजे जी के अनुसार द्वितीय अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। जीन पियाजे जी के अनुसार पहली अवस्था संवेदात्मक गामक अवस्था या संवेगी गामक अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक पहली अवस्था कहलाती है। और चौथी अवस्था औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से आगे वर्ष या 11 से लेकर 15 वर्ष तक की अवस्था होती है। तो जीन पियाजे जी के चारों अवस्थाओं से डिटेल के साथ पढ़ लीजिएगा, बार बार प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से विकास का सिद्धांत नहीं है। देखिए, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का, परस्पर संबंध का, समान प्रतिमान का। तो आप सभी जानते हैं, ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, कि विकास का सिद्धांत समान प्रतिमान का सिद्धांत होता है, परस्पर संबंध का सिद्धांत होता है, निरंतर विकास का सिद्धांत होता है। ये तीनों सिद्धांत आपके विकास के सिद्धांत है, लेकिन अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत ये आपके विकास का सिद्धांत नहीं है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गित किया? ठीक है, सभी जानते हैं हम मैकडूगल की बात कर रहे हैं। जी हाँ, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? मैकडूगल ने किया है। और मैकडूगल से संबंधित मूल प्रवृत्तियों से संबंधित 1 या 2 प्रश्न आपके एग्जाम पर पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि बुद्ध के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थार्नडाइक महोदय जी ने, स्पीयरमैन ने, वर्नन ने, स्टर्न ने। तो बुद्ध से संबंधित भी आपके प्रत्येक पेपर पे 1 या 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो बुद्ध के द्विकारक सिद्धांत, त्रिकारक सिद्धांत की बात करते हैं, स्पीयरमैन का नाम आता है। जी हाँ, चाहे बुद्ध के द्विकारक की बात करें, त्रिकारक की बात करें, स्पीयरमैन, आपको यह नाम कंठस्थ कर लेना है, अपने माइंड पर स्टोर कर लेना है। 10वां प्रश्न साथियों, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? तो सभी जानते हैं कि ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? आपके क्रेस्मर महोदय जी ने की है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, इनमें से किनका नाम सुजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? हम क्रो या क्रो की बात कर रहे हैं, गाल्टन की बात कर रहे हैं, रास की बात कर रहे हैं, वुडवर्थ की बात कर रहे हैं। जी हाँ, तोते की तरह इन सारे प्रश्न को रट लीजिएगा, क्योंकि यही सारे प्रश्न आपके एग्जाम पर रिपीट हो रहे हैं। बार बार इन्हीं से रिलेटेड प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इनमें से किनका नाम है सुजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? आपके गाल्टन महोदय की बात करेंगे। जी हाँ, फ्रांसिस गाल्टन। सजन शास्त्र या इसे जीव सांख्यिकी का शाब्दिक अर्थ होता है जीवधारियों से संबंधित संख्या का विज्ञान, गणित और आंकड़े की विधि के प्रयोग द्वारा जीवित वस्तुओं के जैव गुणों का वर्णन और वर्गीकरण जीव सांख्यिकी कहलाता है। और सर फ्रांसिस गाल्टन जीव सांख्यिकी के पिता माने जाते। प्रश्न आ गया कि जीव सांख्यिकी के पिता कौन है, सजन शास्त्र के पिता कौन हैं? आपके फ्रांसिस गाल्टन महोदय जी की बात कर रहे हैं। 12वां प्रश्न साथियों, हम करके सीखते हैं किसने कहा था? डॉक्टर मेस ने, योकम ने, सिम्पसन ने, कॉल्सनिक ने कहा था। जी हाँ, हम करके सीखते हैं कहने वाले आपके और कोई नहीं, डॉक्टर मेस हैं। जी हाँ, हम करके सीखते हैं, डॉक्टर मेस का कथन है। और स्मृति का स्थान मस्तिष्क में नहीं वरन शरीर के अवयव में है, और यही कारण है कि ये हम करके सीखते हैं, डॉक्टर मेस का कथन है। अगला प्रश्न है साथियों, एक बालक काली गाय, काला कुत्ता और काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है। इस प्रकार के अनुबंधन में क्या निहित होता है? अनुक्रिया सामान्यीकरण, अनुक्रिया अनुबंधन, उद्दीपक सामान्यीकरण, या इनमें से कोई नहीं। सभी कमेंट कीजिएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो एक बालक जब भी काली गाय, काला कुत्ता और काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है, इसमें आपका किस प्रकार का अनुबंधन निहित है? उद्दीपक सामान्यीकरण जो है अनुबंधन निहित हो जाता है। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? बंडूरा और वाल्टर ने, डालर्ड और मिलर ने, कार्ल रोजर्स ने, युंग ने दिया था। 1-2 प्रश्न ये कथन से रिलेटेड परिभाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है? सभी जानते हैं, बंडूरा और वाल्टर। जी हाँ, ये दोनों मिलकर व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया है, क्योंकि समाज का निर्माण कोई अकेले नहीं कर सकता है। समाज का निर्माण कोई अकेले नहीं कर सकता। इन दोनों ने मिलकर, बंडूरा और वाल्टर ने, व्यक्तित्व के सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दे डाला। जी हाँ,
15वां प्रश्न बेहतरीन प्रश्न स्क्रीन पर है। सभी मेरे प्यारे मित्र, सभी शिक्षक बंधु कमेंट कीजिएगा जिनका सपना है गवर्नमेंट टीटी एग्जाम को फतेह करना, सिलेक्शन को दोगुना करना, सिलेक्शन को 101% करना। जी हाँ, सिलेक्शन के चांस को दोगुना कीजिए, अपना फीडबैक कीजिए, बेहतरीन तैयारी कीजिए और प्रत्येक प्रैक्टिस पेपर को अटेंड कीजिए। तो गोलमैन आपके किससे संबंधित है भैया? गोल गोल लड्डू गोल गोल। जी हाँ, लड्डू को याद मत कीजिएगा क्योंकि एग्जाम के टाइम है, पढ़ लीजिएगा। तो गोलमैन किससे संबंधित है आपका? सामाजिक बुद्धि की बात करेंगे, संवेगात्मक बुद्धि की बात करेंगे, आध्यात्मिक बुद्धि या समान बुद्धि। देखिए, अगर गोलमैन की बात प्रश्न पूछा जाता है कि गोलमैन किससे संबंधित है, आपके संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 40 प्रश्नों की यह मैराथन है, गोल्डन वीडियो है। महत्वपूर्ण टॉप 40 प्रश्न आपके लिए सेलेक्ट किए गए हैं जो एग्जाम पर पूछे जा रहे हैं या इसी टॉपिक पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं या संभावित प्रश्न आपके एग्जाम पर हो सकते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? तो हमें पता है कि अभिवृद्धि में स्थिरता यह बाल्यावस्था की विशेषता है, सामूहिकता की प्रबलता ये भी बाल्यावस्था की विशेषता है और समूह एवं खेलों में सहभागिता होना यह भी बाल्यावस्था की विशेषता है। लेकिन जिज्ञासा में कमी होना यह बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। जिज्ञासा की वृद्धि होती है, ठीक है, बालक बच्चा जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, यह बाल्यावस्था की विशेषता है। लेकिन जिज्ञासा की कमी होना यह बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिगम अनुभव प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किनके द्वारा है? ये प्रश्न हम कर चुके हैं ऑलरेडी। यह प्रश्न पूछा भी गया आपके एग्जाम में। गिट्स व अन का है, मार्गन और गिलीलैंड का है, स्किनर का है, क्रॉनबेक का है। प्रैक्टिस पेपर जरूर अटेंड कीजिएगा। 25+ हम प्रैक्टिस पेपर कर चुके हैं। आप चाहे बाल विकास की बात करें, EVS की बात करें, हिंदी की बात करें, गणित की बात करें, जी हाँ, सारे यहाँ पे प्रैक्टिस पेपर। सबसे ज़्यादा बाल विकास EVS के जो कठिन पूछा जा रहा है EVS में 25+ और टोटल आपके 80+90, जी हाँ 90 यहाँ पे प्रैक्टिस पेपर आल सब्जेक्ट के हो चुके हैं हमारे। अब आप सोच सकते हैं इतने प्रैक्टिस पेपर अटेंड करेंगे तो सिलेक्शन कहीं भी छुपा होगा ना, वो बिल्कुल आपके सामने निकल के आएगा। चाहे चूहे के बिल में क्यों ना सिलेक्शन, ठीक है, छुपा हो, लेकिन जब ये प्रैक्टिस पेपर आप तैयारी करके जाते हैं एग्जाम में ना, तो सिलेक्शन वो बिल के चूहे में पता नहीं उसके पानी जैसे डाल देता है, सांप घुस जाता है। सिलेक्शन आपके कदमों पर आएगा, सिलेक्शन आपके हाथों में है, सिलेक्शन आपके माइंड पर स्टोर है। बस आपको केवल उस सिलेक्शन को, ठीक है, सिलेक्शन तक पहुंचना है और सिलेक्शन तक वो जो चीज़ें हैं जो हम बोल रहे हैं वो चीज़ें करना है, सिलेक्शन सर्वोपरि होगा। चलिए, तो अधिगम अनुभव प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, ये कथन किसका है? गिट्स व अन का है। प्रैक्टिस पेपर पर हम इस प्रश्न को ऑलरेडी कर चुके हैं, एग्जाम पे यह पूछा भी गया प्रश्न है। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सभी जानते हैं, जब भी सीखने और प्रयास और भूल की बात करते हैं थांडाइक महोदय जी का जिक्र आता है और कल के पेपर में थांडाइक महोदय से 2 प्रश्न पूछे भी गए थे, ठीक है। तो सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थांडाइक महोदय जी ने किया। संबंधवाद का सिद्धांत किसका है? थांडाइक महोदय जी का है। SR थ्योरी किसकी है? आपके थांडाइक महोदय जी का है। प्रयास व भूल का सिद्धांत, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, संयोजनवादी का सिद्धांत किसका है? आपके थांडाइक महोदय जी का है। SR बॉन्ड किसका है? SR थ्योरी किसकी है? थांडाइक महोदय जी के। थांडाइक ने किस पर प्रयोग किया? बिल्ली पर प्रयोग किया था, ये भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है। तो अमेरिकी थांडाइक कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं? आपके अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने अधिगम का संबंधवाद सिद्धांत दिया, जिससे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, SR थ्योरी एवं प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत या बंधन सिद्धांत भी इसको कहते हैं। और इस सिद्धांत के अनुसार किसी प्राणी के सामने जब कोई उद्दीपक प्रस्तुत होता है तो प्राणी उसके प्रति अनुक्रिया करता है। अगला प्रश्न है साथियों, क्रोध व भय प्रकार हैं। सभी जानते हैं मैकडूगल का जिक्र आता है, 14 संवेग का नाम आता है। क्रोध और भय प्रकार हैं आपके संवेग के प्रकार हो जाते हैं। बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। कोई भी डाउट हो मेरे सभी प्यारे मित्र शिक्षक बंधु कमेंट कीजिएगा। आपका प्रत्येक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, शर्मान है। जयसवाल सर हाथ जोड़कर आप सभी का कमेंट का वेलकम अभिनंदन स्वागत करते हैं। जी हाँ, अगला प्रश्न बेहतरीन प्रश्न आ चुका है कि विस्मृति कम करने का उपाय क्या होता है? विस्मृति मतलब जो कहते हैं ना, बिल्कुल भूल गया है, ठीक है, उसकी शुद्ध भूल चुकी है, तो वही विस्मृत कहलाती है। और विस्मृत को कम करने का उपाय क्या होता है? उसे पुनरावृत्ति करना, बार बार दोहराते रहना। तो पाठ की पुनरावृत्ति विस्मृति कम करने का उपाय हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आपके हल ने, थांडाइक महोदय जी ने, हेगार्डी ने, स्किनर ने। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए, जब भी प्रयत्न और भूल के सिद्धांत, प्रयत्न और त्रुटि की बात की जाती है,
आपके थांडाइक महोदय जी का जिक्र आता है। लेकिन जब भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत की बात आती है, आपके स्किनर महोदय जी का जिक्र आता है। जी हाँ, अधिगम सिद्धांत स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत की बात करें, यह उद्दीपन अनुक्रिया पर आधारित एक नवीन सिद्धांत है। इसमें अनुक्रिया पुनर्बलन से संबंधित होती है, ना कि उद्दीपन के साथ होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, अनुक्रिया जो है पुनर्बलन से संबंधित होती है। और इस स्किनर का सिद्धांत कार्यात्मक सिद्धांत है, जो थांडाई के अंतर्गत चयन और संयोजन नियम पर आधारित होता है। और स्किनर ने व्यवहार को दो वर्गों में विभाजित किया है, एक आपका अनुक्रियात्मक व्यवहार और दूसरा है क्रिया प्रसूत व्यवहार। इन दोनों व्यवहारों को, बिहेवियर को ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए, स्किनर ने अनुक्रिया भी दो प्रकार की बताई है। एक प्रकाश में आने वाली अनुक्रिया, यह प्रेरक द्वारा प्रकाश में लाई जाती है, और दूसरी अनुक्रिया है उत्सर्जित अनुक्रिया, ये प्रेरक द्वारा संबंधित नहीं होती है। स्किनर के अनुसार अनुक्रिया के समान ही अनुबंधन भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उद्दीपक अनुबंधन, जिसे हम स्टिमुलस कंडीशन फॉर कहते हैं, एस कंडीशन, ठीक है, उद्दीपक अनुबंधन में। और दूसरा आता है अनुक्रिया अनुबंधन, जिसे हम रिस्पॉन्स कंडीशनल और या आर कंडीशनिंग के नाम से जानते हैं। तो उद्दीपक अनुबंधन क्रिया किसके हैं, स्किनर के अनुसार ये आपके अनुबंधन भी दो प्रकार के दिया गया है, उद्दीपक अनुबंधन और अनुक्रिया अनुबंधन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है साथियों, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है। देखिए, जब भी कोहलर की बात आती है, अधिगम के सिद्धांत का जिक्र हो जाता है। जी हाँ, कोहलर किससे संबंधित है, तो आपके अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। डी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्यारा सा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है। हम बात कर रहे हैं प्रेरणा की सीमा की बात कर रहे हैं, विद्यालय का असहयोग की बात कर रहे हैं, शारीरिक सीमा की बात कर रहे हैं, ज्ञान की सीमा की बात कर रहे हैं। तो इनमें से अधिगम का पठार कौन नहीं है। आप जानते हैं कि प्रेरणा की सीमा, शारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा, ये तीनों अधिगम के पठार के कारण हैं। लेकिन विद्यालय का असहयोग होना, यह कोई आपके अधिगम के पठार का कारण नहीं होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सभी कमेंट कीजिएगा, मेरे सभी मित्र, मेरे सभी ब्रदर्स, टीचर्स एंड सिस्टर्स एंड भाई एंड बहन, गृहिणी, सभी कमेंट कीजिएगा, सभी शिक्षक बंधु कमेंट कीजिएगा। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है। आपके फ्रायड महोदय जी ने, कार्ल जुंग ने किया है, मन ने किया है, आलपोर्ट ने किया है। तो हमारा मन ये नहीं कह रहा है कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण मन ने किया है। हमारा मन ये नहीं कह रहा, हमारा मन कह रहा है कार्ल जुंग ने किया है। जी हाँ, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया, कार्ल जुंग। अब देखिएगा, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दो यहाँ पे नाम ले लिया गया, तो कार्ल और जुंग यहाँ पे दो नाम भी दिए गए हैं। ठीक है, तो ये ट्रिक आपको स्टोर कर लेना है माइंड पर, एग्जाम पे आए तो इस ट्रिक को फॉलो कर लेना है। अगला प्रश्न है, बुद्ध के तरल क्रिस्टल प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है। देखिए, जब भी जिक्र आता है, कई बार प्रैक्टिस पेपर क्लास पर हम बात भी कर चुके हैं, जब भी तरल क्रिस्टल प्रतिमान की बात की जाती है, एक ही जिक्र आता है, कैटल महोदय। जी हाँ, बुद्ध के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक और कोई नहीं है, आपके कैटल महोदय जी हैं। कैटल महोदय जी को नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, किसी दूसरी वस्तु के अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन है डम्बिल का है, रास का है, मन का है या मैकडूगल का है। तो हम भी बात कर चुके हैं, और ये एक प्रश्न जो है आपके एग्जाम पर पूछा गया प्रश्न है, तो आगे हो सकता है भी फिर भी ये प्रश्न रिपीट हो सकता है। तो किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, ये कथन आपके डम्बिल महोदय जी का है, नोट कर लीजिएगा। जी हाँ, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन डम्बिल महोदय जी का है। 27वां प्रश्न है साथियों, कि एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा। देखिए, इन तीनों की बात करेंगे, क्षैतिज अधिगम अंतरण, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण और द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण। इन तीनों अंतरों को समझ लीजिएगा, एक नंबर आपका पक्का हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों अंतरण से एक प्रश्न पूछा जा रहा है। तो एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, मतलब साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक सीख रहा है, तो पुराने, ठीक है, पुरानी चीज़ों को सीख कर फिर नया कर रहा है, तो वो उसकी हेल्प हो रही है। मतलब ये हो जाएगा ऊर्ध्व अधिगम अंतरण की बात करेंगे। जो हमारा पूरा ज्ञान है, नवीन ज्ञान में काम आता है, वह ऊर्ध्व अधिगम अंतरण कहलाता है। अगर हमसे साइकिल बनाना सीख लिया है और साइकिल चलाना सीखता है, तो जब मोटर बाइक चलाना सीखेंगे तो वह ऊर्ध्व अधिगम अंतरण की बात करेंगे। आइए क्षैतिज स्थानांतरण की बात कर लेते हैं। जब एक विषय में दिया गया ज्ञान दूसरे विषय में समझने में उपयोगी होता है, सहायक सिद्ध होता है,
तो यह क्षैतिज स्थानांतरण कहलाता है, जिससे गुप्त काल का इतिहास उस समय के लिए साहित्य और संस्कृत को समझने में भी सिद्ध हुआ। ये क्या हो जाएगा, क्षैतिज स्थानांतरण की बात करेंगे। दूसरा आता है द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में होता है तो इसे द्विपार्श्विक अंतरण, ठीक है, दो पार्ट में बांट लीजिए। एक हाथ से अगर हमने सीखा है वह हमारा काम दो हाथ दूसरे हाथ से हो रहा है, मतलब जैसे दाएं हाथ से लिखने की योग्यता का लाभ व्यक्ति बाएं हाथ से लिखने में सीखने में करता है तो इसे द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। तो द्विपार्श्विक अंतरण, क्षैतिज अंतरण और ऊर्ध्व अधिगम अंतरण, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड एक प्रश्न पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो संज्ञान जो है आपके गिलफोर्ड के सिद्धांत के बुद्धि का हिस्सा है। सी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सभी मित्र यहाँ पे कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा, क्लास को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। सभी भाई बहन को हेल्प मिलनी चाहिए जिनका सपना है शिक्षक बनना, क्योंकि शिक्षा ही प्रकाश है। जी हाँ, अगला प्रश्न आ चुका है, फीडबैक आ चुका है कि संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या होता है? जी हाँ, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण क्या होता है? तो संज्ञानात्मक संप्राप्ति का हम किसकी बात कर रहे हैं? आप सभी जानते हैं, न्यूनतम स्तर की बात कर रहे हैं। तो न्यूनतम स्तर संज्ञानात्मक संप्राप्ति का ज्ञान होता है, नोट कर लीजिएगा। लगभग 30वां प्रश्न है, इसके बाद 10 प्रश्न करेंगे, टोटल 40 प्रश्न करेंगे। साथियों, क्रेसमर ने व्यक्तित्व को निम्न में से प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया है, ठीक है, कितने में? कृशकाय अर्थात दुर्बल में, सुडौलकाय, गौलकाय, उपरोक्त सभी। देखिए, जब भी आपके पेपर में कृशकाय, दुर्बल, सुडौलकाय, गौलकाय का जिक्र आता है, क्रेसमर के व्यक्तित्व में प्रकार के वर्गीकृत की बात की जाती है। क्रेसमर का जिक्र कर लीजिएगा, ठीक है। क्रेसमर ने व्यक्तित्व को जो है कृशकाय, सुडौल, गौलकाय, उपरोक्त इन तीनों पर वर्गीकृत किया है, इसलिए उपरोक्त सभी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, शरीर के गठन के आधार पर क्रेसमर के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण, क्रेसमर महोदय ने शरीर गठन के आधार पर व्यक्तित्व को वर्गीकृत किया है। किसके आधार पर? शरीर के गठन के आधार पर। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा है। एक होता है लंबकाय, जिसे हम एस्थेनिक कहते हैं। दूसरा होता है सुडौलकाय, जिसे हम एथलेटिक कहते हैं। और तीसरा होता है गोलकाय, जिसे हम पिकनिक कहते हैं। और चौथा होता है मिश्रित काय, जिसे हम क्या कहते हैं? डॉप्लोस्टिक कहते हैं, ठीक है। तो 4 भागों में व्यक्ति को बांटा है किसने? क्रेसमर महोदय ने शरीर गठन के आधार पर बांटा है। और व्यक्ति से संबंधित कथन भी पूछा जा रहा है, तो ये कथन भी 2 कथन आपको रिमाइंड कर लेना है। वुडवर्थ के अनुसार क्या कथन है कि व्यक्ति जो व्यक्तित्व है वह व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है। किसका कथन है? व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है। किसका कथन है? आपका जवाब होना चाहिए वुडवर्थ महोदय जी का कथन है। अगर प्रश्न आ गया कि व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका एक अनूठा संयोजन स्थापित करता है, किसका कथन है? आलपोर्ट महोदय जी का कथन है। जी, आलपोर्ट महोदय जी के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका एक अनूठा संयोजन स्थापित करता है। और आपका गिलफोर्ड महोदय जी का कथन है, गिलफोर्ड महोदय जी के अनुसार व्यक्तित्व गुणों का संबंधित रूप है। तो ये 3 कथन है जो आपके इंपॉर्टेंट थे। अगला प्रश्न है साथियों, 30 प्रश्न कर चुके हैं, 10+ प्रश्न और करेंगे। सभी मेरे प्यारे मित्र शिक्षक बंधु भाई बहन कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। आपका एक एक कमेंट यहाँ पे दुगनी एनर्जी देता है और वही एनर्जी है कि क्लास हम लगातार कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों का प्यार स्नेह है, बस इसी तरह एनर्जी देते रहिए, कमेंट फीडबैक करते रहिए। अगला प्रश्न है, संगणन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? तो संगणन का सिद्धांत निम्न में से स्मृति की व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है साथियों, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? देखिए, जब भी अल्बर्ट बंडूरा का जिक्र होता है सामाजिक अधिगम सिद्धांत का जिक्र आ ही जाता है। जी हाँ, तो अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? आपके सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। जब भी व्यवहारवादी सिद्धांत का जिक्र होता है आपके वाटसन महोदय जी का जिक्र होता है, ठीक है। जब भी संज्ञानात्मक विकास का जिक्र होता है जीन पियाजे जी का जिक्र हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप जानते हैं, जब भी अल्बर्ट बंडूरा की बात की जाती है, अल्बर्ट बंडूरा जो है आपके संबंधित अधिकांशकार जिन्होंने सामाजिक शिक्षा सिद्धांत सोशल लर्निंग थ्योरी की शुरुआत की और इसका अध्ययन किया, इन्होंने दर्शाया कि बच्चे अवलोकन अधिगम के माध्यम से अपने रोल मॉडल से उग्रता सीख सकते हैं। ये प्रश्न आ सकता है कि किसने दर्शाया है कि बच्चे अवलोकन अधिगम के माध्यम से अपने रोल मॉडल में या रोल
मॉडल से उग्रता सीख सकते हैं, तो यह आपके और कोई नहीं, हम बात कर रहे हैं अल्बर्ट बंडूरा की बात कर रहे हैं। जी हाँ साथियों, अगला प्रश्न है, एक प्रश्न इस टाइप से प्रत्येक एग्जाम पर, प्रत्येक पेपर पर पूछा गया है और पूछा जाएगा और आने वाला है कि 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्ध कितनी होगी। फटाफट IQ वाला फार्मूला लगाइए, MA आप CA। मानसिक आयु 8, CA 5, मल्टीप्लिकेशन 100 कीजिए, 5 एकम 5, 20 पंचे 100 और 2 अट्ठे 16 अर्थात 160। 20 का गुणा 8 से करेंगे 160 आ जाएगा। बी ऑप्शन बेहतरीन लाजवाब सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया। देखिए साथियों, जब भी डॉक्टर एस जलोटा की बात की जाए, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा प्रशिक्षण प्रतिपादित किया है, वह है साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। बी ऑप्शन को कलेक्ट कर लीजिएगा, अपने स्कोर को बेहतर कर लीजिएगा, सिलेक्शन को पक्का कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल है। जब भी मुख्य नियम का जिक्र आता है, थांडाइक महोदय जी का जिक्र आता है। शिक्षा मनोविज्ञान की बुक्स किसने लिखी थी, एनिमल इंटेलिजेंस बुक्स किसकी है, आपके थांडाइक महोदय जी का है। और थांडाइक जी ने 2 नियम दिए थे, ये 3 नियम आपके कौन है, मुख्य नियम है, और 5 नियम आपके गौड़ नियम है। ये भी पूछा गया कि थांडाइक महोदय जी के गौड़ नियम कितने हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए 5 नियम है। तो सीखने के मुख्य नियमों में तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव या परिणाम का नियम शामिल है, लेकिन आपके बहु अनुक्रिया का नियम जो है शामिल नहीं है, क्योंकि बहु अनुक्रिया का जो नियम है यह गौड़ नियम में आ जाता है। ठीक है, सीखने के मुख्य नियम में नहीं आता है। अगला प्रश्न है साथियों, क्या दिया गया है कि सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। आपके थांडाइक महोदय जी ने किया है, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ने किया, हेगार्टी ने किया, स्किनर ने किया है। देखिए साथियों, जब भी सूझ या अंतर्दृष्टि की बात की जाती है तो आपके गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक की बात की जाती है। जी हाँ, सूझ और किसकी बात कर रहे हैं, अंतर्दृष्टि की बात कर रहे हैं, तो गेस्टाल्ट की बात कर लेते हैं। और जब भी प्रयास और त्रुटि की बात की जाती है, थांडाइक महोदय जी का जिक्र आ जाता है। ठीक है, जब भी शास्त्रीय अनुबंधन की बात की जाती है, आपके पावलोव महोदय जी का जिक्र आ जाता है। जी हाँ, जब भी शास्त्रीय अनुबंधन का नाम आए, पावलोव टिक करिएगा। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत आए तो पावलोव टिक कीजिएगा। जब संबंधवाद का सिद्धांत आए, प्रयत्न और त्रुटि का आए, प्रयास और अभ्यास का आए, प्रयत्न और भूल, प्रयास और त्रुटि, उद्दीपन अनुक्रिया, संयोजनवादी आए, थांडाइक महोदय जी को यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। लेकिन सूझ और अंतर्दृष्टि का जब भी प्रतिपादन का जिक्र आए, आपके गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों की बात करेंगे। जी हाँ, कोहलर ने अधिगम से संबंधित अनेक प्रयोगों के आधार पर अंतर्दृष्टि अथवा सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसे सीखने का गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहा जाता है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत की व्याख्या कोहलर ने अपनी पुस्तक गेस्टाल्ट साइकोलॉजी 1959 में की। प्रश्न आ सकता है कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजी बुक किसकी है, आपके कोहलर महोदय जी के है। और गेस्टाल्ट साइकोलॉजी बुक कोहलर महोदय जी ने कब लिखी है, 1959 में लिखी है। तो ये आपके सारे फैक्ट आपको, ठीक है, कलेक्ट कर लेना है, माइंड पर स्टोर कर लेना है। अगला प्रश्न है साथियों, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है, संज्ञान का होता है, संवेग का होता है, संवेदना का होता है या चिंतन का होता है। चिंतन मनन कीजिए और फीडबैक कीजिए कि मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति जो संबंध होती है वह आपके संवेगों से होती है। मैकडूगल के 2 संवेगों को 14 प्रकार बताए हैं, इनका जिक्र कर लीजिएगा। और मैकडूगल से प्रत्येक पेपर पर एक प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए, संवेगात्मक विकास को निम्न कारक प्रभावित करते हैं। प्रश्न आ सकता है कि संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं या कौन सा कारक नहीं है। तो परिपक्वता होता है, शारीरिक विकास और स्वास्थ्य होता है, बुद्धि होता है, सीखना होता है, विद्यालयी वातावरण होता है, सभी सदस्य होते हैं और परिवार होता है। यह संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। 2-3 प्रश्न कंप्लीट करते हैं और स्टॉप 40 प्रश्न को कंप्लीट करते हैं। साथियों, कौन सा बुद्धिलब्ध स्तर जो है मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धिलब्ध स्तर कहलाता है। तो ऐसा बुद्धिलब्ध जो मंद बुद्धि वाले बच्चों के लिए प्रशिक्षण योग्य बुद्धिलब्ध स्तर कहलाता है, वह आपका 36 से 49 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन प्रयुक्त होता है, बुद्धि के, व्यक्तित्व के, अभिक्षमता के या अभिरुचि के। जी हाँ, क्लाउड पिक्चर टेस्ट जो है किसके मापन में प्रयुक्त होता है, तो व्यक्तित्व के मापन में प्रयुक्त होता है। क्लाउड पिक्चर परीक्षण एक मानस मिति संबंधी परीक्षण है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को मापने के लिए किया जाता है।
और ये परीक्षण विलियम ईस्टन ने दिया है। प्रश्न आ गए कि क्लाउड पिक्चर परीक्षण किसका है, मानस मिति संबंधी परीक्षण किसका है, तो आपके विलियम ईस्टन महोदय जी का है। तथा तृष्णा उद्दीपक है जो रोसा श्रृंखला के नुकसान से बचती है, और इसमें 3 चित्रों को श्रृंखला शामिल है जो स्याही धब्बा के बजाय यहाँ पे बादलों से मिलते जुलते होते हैं। और ये टॉप 40 प्रश्न है। जब भी हम रोरशाक इंक ब्लॉट टेस्ट की बात करते हैं, रोरशाक इंक ब्लॉट टेस्ट का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है, रोसा स्याही धब्बा का जिक्र आ जाता है। ठीक है, क्योंकि रोरशाक इंक ब्लॉट टेस्ट जो है किसके प्रयोग हेतु या किसके मापन हेतु किया जाता है, ये भी आपके व्यक्तित्व के मापन हेतु किया जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये टॉप 40 प्रश्न आपको कैसे लगे, 40 में से आपका स्कोर क्या है, आपका फीडबैक क्या है। सिलेक्शन को पक्का करना है तो आने वाला प्रत्येक क्लास, प्रत्येक वीडियो, प्रत्येक आपके क्वेश्चन सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। चलिए साथियों, जल्दी मिलते हैं आपके अगले प्रैक्टिस पेपर पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का। इसी तरह हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते मुस्कुराते हुए तैयारी जाइए, पेपर दीजिए और सिलेक्शन पाइए, और वहां से भी हंसते मुस्कुराते आइए, घर में हंसते मुस्कुराते रहिए और अपने परिवार को भी हंसते मुस्कुराते पाइएगा, क्योंकि सिलेक्शन होगा तो चारों ओर खुशहाली होगी। जब खुशहाली होती है तो इससे बढ़िया क्या चाहिए व्यक्ति